हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। उसमें टॉपिक चल रहा था अफवाह तंत्र। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड जो अफवाह तंत्र हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम या फिर राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है, तो उसके अंदर ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, सिंधु नदी का जो अफवाह तंत्र है, मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। देखिए इस तरीके से सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वतमाला के वहाँ से मानसरोवर झील से होता है। ये आपको याद रखना है। और ये अरब सागर में जो कराची है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ कराची भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर अरब सागर में ये जाके मिल जाती हैं। तो इसके बीच में इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको एक जो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए, मैं अभी सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मानसरोवर झील से ये नदी आगे बढ़ती हैं, तो इसमें इसके आसपास बहुत सारे, जैसे दमचोक, लेह, ये आपको याद रखना है, चिल्लई। फिर एक शोक नदी इसमें इसके दाहिनी तरफ से मिलती है। नुब्रा भी नदी निकलती हैं। नुब्रा जो है वो सियाचिन से निकलती हैं, जबकि शोक जो है रिमो ग्लेशियर से निकलती हैं। ये आपको याद रखना है। ये आपकी जास्कर और लद्दाख जो आपकी पर्वत श्रृंखला हैं, उनके बीच में से होते हुए ये पास होती हैं। आगे बढ़ते हुए ये गिलगिट एक नदी इसके अंदर मिलती हैं, चिल्लई के यहाँ पर। फिर स्वात नदी की एक धारा भी इसके अंदर मिलती हैं। काबुल के यहाँ से भी एक नदी आती हैं। फिर दूसरा है घोमल, भी यहाँ के इसके राइट साइड से मिलने वाली नदी हैं। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो आपको याद रखना है सतलज। और सतलज भी आपके इसी की सहायक नदी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चिनाब नदी है जो इसके मिथनकोट के यहाँ पर इस सिंधु नदी के अंदर मिलती हैं। चिनाब की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे सतलज भी हैं, व्यास भी हैं, रावी भी हैं और झेलम नदी भी इसी तरीके से हैं। तो ये 5 नदियां हैं जिनको हम लोग पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा जाता है इन पंचनद का। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं ये भी आपको याद रखना है। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे उत्तर में पंचनद के अंदर झेलम है, फिर उसके दक्षिण में चिनाब, उसके दक्षिण में रावी, उसके दक्षिण में व्यास और उसके दक्षिण में सतलज नदी है। इन नदियों का उद्गम कहाँ से हैं ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके ऊपर कौन कौन से बांध हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जैसे सतलज नदी, इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। ये इस चिनाब नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। ये राक्षस ताल से, आप राक्षस भी बोल सकते हैं या फिर राक्षस ताल से ऐसा आप बता सकते हैं कि तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। फिर इसके अंदर स्पीति नदी इसकी एक सहायक नदी है जो इसमें आके मिलती है दाहिनी ओर से। फिर यह शिवकिला देरा से पास होते हुए भाखड़ा नांगल बांध में, यहाँ एक भाखड़ा नांगल बांध इसके ऊपर है। फिर आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर नांगल बांध है। भाखड़ा एक अलग बांध है और नांगल अलग बांध है, दोनों अलग अलग हैं। और आपका इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। फिर ये आगे बढ़ते हुए हरी के बैराज, एक बांध हरी के बैराज आता है। फिर वहाँ से ये मिथनकोट के से पहले इस चिनाब नदी के अंदर मिलती हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा व्यास नदी। व्यास नदी आपके रोहतांग दर्रा के यहाँ से, व्यासकुंड के यहाँ से निकलती हैं। इसके ऊपर पड़ोह बांध और पोंग बांध बने हुए हैं। किसके ऊपर? व्यास नदी के ऊपर। और व्यास नदी फिर हरी के बैराज के यहाँ पे आके इस
हरी के बैराज में मिल जाती हैं और हरी के बैराज के अंदर सतलज और व्यास नदी मिलकर ये हरी के बैराज का पानी फिर आगे एक धारा के रूप में सतलज नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जैसे रावी नदी जो है ये इसके रावी नदी के तट पर आपका लाहौर बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती हैं, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। फिर चेनाब नदी जो है बड़ाला छाला दर्रे से आपका ये निकलती हैं। शेषनाग झील भी हम लोग कह सकते हैं। पीर पंजाल के गिरिपथ से भी हम लोग इसको कह सकते हैं। वेरी नाग भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से ये चेनाब नदी का उद्गम होता है। ये फिर आगे बढ़ते हुए मिथनकोट में इस आपके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। दूसरा, झेलम नदी के बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो झेलम नदी जो है वो वेरी नाग झील से इसका उद्गम होता है। इसके आगे बढ़ने से जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसके दाहिनी ओर से किशन गंगा नाम से एक नदी, इसकी सहायक नदी है जो इसके अंदर मिलती हैं। फिर ये आगे बढ़ती हुए इसी नदी के किनारे आपके झेलम के वुलर झील भी हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। इसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है और ये सराय सिंध के यहाँ पर आके इस चिनाब में मिल जाती हैं और चिनाब आगे जाके मिथनकोट के यहाँ पर सिंधु में मिलती हैं। तो ये एक चार्ट है जो आपको याद रखना है। एक दो बार इसको ड्रॉ कर लेना है, कहीं डायग्राम बना लेना है, फिर आपको याद हो जाएगा। पाकिस्तान को नहरों का शहर, नहरों का देश कहा जाता है, आपको याद रखना है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी विशेषता हम लोग देखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान या फिर इंडिया, ये जो नाम पड़ा है भारत का, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग ये आक्रमणकारी यहाँ आए और यहाँ पर अधिकार किया, तो उन्होंने अपने हिसाब से रखा। इंडिया डच और पुर्तगाली जब आए थे, इन्होंने राज किया, तब इन्होंने इंडिया नाम दिया था। जबकि हिंदुस्तान अरब आक्रांताओं ने जब इस प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया तो उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान नाम रखा। सिंधु नदी की लंबाई के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत के अंदर ये 1114 किलोमीटर ही बहती हैं। इस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता पनपी थी, ये आपको याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी जो हम कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, दूसरा इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब हम एक एक नदी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। जैसे झेलम नदी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। ये वेरीनाग या शेषनाग झरने से या पीर पंजाल की गिरिपथ से इसका उद्गम होता है। ये है एक गोखुर झील है, वुलर झील का निर्माण करती हैं और वुलर झील के यहाँ पर तुलबुल परियोजना है। और झेलम नदी के यहाँ पर भी एक पूरी परियोजना है जिसको हम लोग उरी परियोजना के नाम से जानते हैं। तो झेलम की सहायक नदी मैंने आपको बताया था किशन गंगा है, और किशन गंगा के ऊपर ये एक परियोजना संचालित है। वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। कौन सी परियोजना? किशन गंगा नाम से, किशन गंगा नदी के ऊपर किशन गंगा परियोजना नाम से है जो विवादित है। झेलम नदी करेवा की के समान भू आकृति के रूप में प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। 720 किलोमीटर की ये नदी जो है वो झुंग नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। क्या नाम है? झुंग। तो ये देखिए, ये इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। इस पर तुलबुल परियोजना है, गोखुर झील या वुलर झील जम्मू कश्मीर, सर्पिलाकार आकार में ये बहती हुई फिर ये आगे बढ़ती रहती है। वुलर झील से संबंधित थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। यह एक रामसर साइट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी भारत व पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इस झेलम नदी का पुराना नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वितस्ता नाम से जानी जाती थी। अब हम आगे देखते हैं चिनाब नदी। इसका भी पुराना नाम आपको याद रखना है। पुराना नाम है अस्किनी।
देखिए, अब चेनाब नदी के बारे में, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ाला छाला प्रदर्रे के साथ होता है और इसके पास में जो दो नदियां हैं, चंद्र और भागा, ये दोनों की जो जलधारा आगे बढ़ने से इस नदी का निर्माण होता है, फिर ये चेनाब के नाम से जानी जाती है। यह पंचनद की सबसे मुख्य नदी हैं, जो झेलम, रावी, सतलज का जल लेकर मिथनकोट के पास में सिंधु नदी के अंदर मिलती हैं। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है और ये नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हैं। इसके ऊपर कुछ परियोजना भी हैं, तो आपको याद रखना है। सलाल, दुलहस्ती और बगलहार, ये तीनों के तीनों भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित हैं, लेकिन परियोजनाएं आपको याद रखनी हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी, सतलज परियोजना सतलज नदी के ऊपर नहीं है, ये चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। आगे बढ़िए, रावी नदी से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका जो प्राचीन नाम जो था या फिर पुराना नाम परूषणी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता था। ये रोहतांग दर्रे के समीप से हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। इसके ऊपर थिन बांध हैं पंजाब के अंदर, और इसके तट पर लाहौर शहर जो पाकिस्तान का है वो इसके ऊपर है। यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप। लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1928 के अंदर, 1929 के अंदर, दिसंबर के अंदर। उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के तत्कालीन ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने अध्यक्षता करी थी और यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में करी थी पूर्ण स्वराज की मांग। और ये कब हुआ था? दिसंबर 1929 को हुआ था। दूसरा, एक प्राचीन युद्ध भी इस रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। तो ये सारा आपको थोड़ा हिस्ट्री से संबंधित भी जानकारी याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं व्यास नदी से संबंधित। इसका प्राचीन जो नाम था वो विपाशा था, विपाशा। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत के अंदर ही हैं। यानी कि इस नदी जो है ये उद्गम भी यहीं पर है और जिसमें मिलती हैं वो भी भारत के अंदर ही हैं। व्यास कुंड या रोहतांग दर्रे है हिमाचल प्रदेश के अंदर से इसका उद्गम होता है। इसके ऊपर पोंग बांध, पंडोह बांध दोनों हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। हरी के बैराज जो कि पंजाब के अंदर हैं, वहाँ से ये सतलज नदी में मिल जाती हैं। व्यास रिजर्व क्षेत्र हैं जो कि रामसर साइट हैं, आपको याद रखना है। कुल्लू मनाली घाटी से ये प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग सतलज नदी। सतलज का पुराना नाम सतुद्री था। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत के बाहर हैं। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में केवल 1150 किलोमीटर तक ही है। सिख साम्राज्य की उत्तरी सीमा बनाती थी ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे नाथपा और झाकरी, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। भाखड़ा, नांगल और हरी के बैराज ये परियोजना भी हैं, आपको याद रखना है। बहावलपुर के समीप ये चेनाब नदी के अंदर मिल जाती हैं, आपको याद रखना है। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं, आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदी स्पीति नदी के नाम से जानी जाती थी। ये इसकी सहायक नदी है स्पीति नदी। थोड़ा सा हम सिंधु नदी के कुछ जो सहायक नदी हैं उनसे रिलेटेड पढ़ते हैं। जैसे श्योक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम रिमो ग्लेशियर से होता है। नुब्रा नदी श्योक नदी की भी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है वो सियाचिन ग्लेशियर से होता है। श्योक नदी जो है जास्कर वो लद्दाख पर्वतमालाओं के मध्य से प्रवाहित होती है, ऐसा आपको याद रखना है। अब दोआब से आपको याद रखना है। दोआब का मतलब ये होता है दो नदियों के बीच का प्रदेश। और पंजाब किस तरीके से बना? पंजाब अभी
है उसका मतलब क्या है, पंच प्लस आब यानी पंजाब, यानी 5 नदियों का जो या फिर 5 नदियों के बीच का प्रदेश। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कौन कौन सी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या क्या नाम से जाना जाता है, पंच नद के 5 जो नदियों के बीच का क्षेत्र है। जैसे वापस बता देता हूँ, सबसे उत्तर में झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज, ये एक क्षेत्र हैं। अब दो दो नदियों के बीच का क्षेत्र आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे विस्त दोआब का नाम के बीच का जो क्षेत्र है वो किन नदियों के बीच में है, तो आपको याद रखना है व्यास और सतलज। बारी दोआब का पूछा जाए तो आपको याद रखना है रावी और व्यास। रचना दोआब चिनाब और रावी। झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो दोआब है उसका क्या नाम है, तो आपको याद रखना है चाज दोआब। सिंधु और झेलम के बीच का सिंधु सागर दोआब कहलाता है। तो इस तरीके से आपको दोआब के नाम से भी आपको याद रखना है। देखिए चेनाब और रावी का आपको याद रखना है रचना, यानी कि र भी आ रहा है, च भी आ रहा है, तो इस रावी और चिनाब नदी के बीच में क्षेत्र हैं, तो रचना आपको याद रह जाएगा। चाज भी आपको याद रह जाएगा कि च से चिनाब और झ से झेलम, तो चाज जो है वो झेलम और चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र है। तो थोड़ा सा आप रिलेट करके याद रखेंगे तो हो सकता है आपको याद रह जाएगा, बाकी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज आपने सिंधु नदी का पूरा अपतंत्र पढ़ा और उससे संबंधित उसकी सहायक नदियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपने ली। ये है रिटन नोट्स का प्रयास। आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओके।